हिंदी की सुपरिचित और प्रतिष्ठित लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की कहानियाँ सामाजिक सरोकारों और धरातल से जुड़ी हुई होती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मुकम्मल जहां। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। एक और लीजिए ना। कविता ने गर्मा गर्म घी चुपड़ी रोटी पति के बॉस शुभम सक्सेना की थाली में रखी तो हंसकर बोले, 2 से ऊपर नहीं लेता हूँ, पर आज 4 खा ली। पेट भर गया, मन नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना बनाना कहाँ से सीखा आपने? शुभम की तारीफ पर कविता संकोच से सिमट गई, पर विवेक बोल पड़ा, अरे सर, कविता बहुत घरेलू है। घरेलू औरतों को ये सब सीखना नहीं पड़ता है। एक बात कहूँ विवेक, आजकल घरेलू होना नायाब है और घर गृहस्थी संभालना कला। शुभम बेसाख्ता बोले तो विवेक हंसा। अरे सर, क्या बात कर दी आपने। गृहस्थी चलाने में कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? समर्पण त्याग जैसी क्वालिफिकेशन चाहिए और ये बिरलों को ही मिलती है। मेरा मानना है गृहस्थ जीवन एक तरह से तपोभूमि है। शुभम संजीदा हो चले थे। जानते हो, पिछले दिनों मेघा के साथ एक हाई फाई ढाबे में गया। 5 सितारा सुविधाओं वाले तथा कथित ढाबे के वातानुकूलित डाइनिंग हॉल में जमीन में मखमली रेशम के नर्म गद्देनुमा आसन बिछे थे। चमचमाती चौकियों पर रखे थाल में परंपरागत तरीके से भोजन परोसा जा रहा था। चम्मच और कांटे हमें नहीं दिए गए थे। हाथ से खाना खाने में अनुपम अनुभूति तो जरूर हुई, पर हंसी भी आई कि ज़मीन से उठे हम कभी ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना खाने को दकियानूसी मानते थे, और यहाँ ज़मीन से जुड़ना स्टाइल आइकॉन बना जा रहा है। कुछ ऐसा ही होगा आने वाले युग में घरेलू होना। ये भी सही है सर, आजकल घरेलू औरतें बस नाम की घरेलू रह गई हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें भी काम वालियों का मुंह ताकते देखा है। पर कविता जी के हाथ का बना खाकर लगता है इन्होंने कामवाली का मुंह नहीं देखा है। काम वालियों का मुंह देखने लगे तो इनका दिन कैसे पार हो सर? कहते हुए उसने सर यूं हिलाया मानो कह रहा हो, घरेलू औरतें इतनी बड़ाई की भी हकदार नहीं होती। उड़ती उड़ती नज़र से कविता के चेहरे पर फीकी मुस्कान का दीदार करते हुए शुभम सहसा बोले, जानते हो विवेक, आज मैं अपनी माँ को याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। घर की जिम्मेदारी बखूबी संभालती थी। रोज़ शाम को तैयार होकर पिताजी का इंतज़ार करती थी। पिताजी लाख तनाव लेकर घर आएं, पर माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर मुस्कुरा ही पड़ते थे। आज कितनों को नसीब होती होगी ऐसी शाम। इसलिए जो है उसकी कद्र करो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत से ईर्ष्या हो रही है। और मुझे आपकी। जवाब में विवेक कहना चाहता था, पर चुप रहा। काश कि वो मेघा से ना मिला होता, काश कि वो शुभम सक्सेना से ही ना मिला होता, तो दिल की खलिश उसे बेचैन न करती। 1 हफ्ते पहले कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी में बॉस के साथ आई उनकी पत्नी मेघा को देखकर वो बेतरह चौंका था। कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले मेघा ने पूछ लिया, तुम जमशेदपुर से हो ना? जी, कहकर वो हकबकाया था। ऐसी किसी परिस्थिति की तो कल्पना ही नहीं की थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? बॉस के पूछने पर मेघा हंसी दबाती हुई बोली, ये जनाब मेरी सहेली को देखने आए थे, पर वो इन्हें पसंद नहीं आई। अच्छा, कौन थी? थी 1 बज गई। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी तीर की तरह चुभी थी। विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही मेघा है जिसे एक दिन वो देखने गया था। क्या हुआ, आप खा नहीं रहे? और सब्जी दूं क्या? कविता के टोकने पर विवेक वर्तमान में आया। विवेक के प्रति कविता का दिखाया कंसर्न शुभम को अद्भुत लगा। उस दुर्लभ दृश्य को देख उसके मन में कसक उठी। काश उन्हें भी मेघा तवज्जो और समय देती। वो और मेघा अलबत्ता तो साथ खा नहीं पाते, और खाते भी हैं तो डाइनिंग टेबल पर अपने अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ही चर्चा होती है। मेघा ना तो खाने में कोई जोर जबरदस्ती पसंद करती है, ना दूसरों के लिए करती है। वैसे भी घर में कुक इतनी वैरायटी परोस देता है कि देखते पेट भर जाए। तुम्हारी पत्नी पर अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इस स्वाद और सत्कार से आत्मा तृप्त हो गई। चलते समय शुभम बोले तो कविता ने भी हाथ जोड़कर कह दिया, सादा सा ही खिला पाई। किसी दिन मेघा जी को भी लिवा लाइए, तब कुछ ढंग से सत्कार करूं। विवेक बहुत दिनों से घर बुला रहा था। किसी काम से यहाँ आना हुआ तो चला आया। रही बात मेघा की, तो वो बहुत बिजी रहती है। फिर भी कोशिश करूँगा कि कभी हम दोनों आएं। शुभम सरलता से बोले। उनके जाने के बाद विवेक कविता पर झुंझला उठा। तमीज़ है जरा भी?
मेघा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी अधिकारी हैं। शुक्र करो नहीं आई, वरना क्या कहती तुम्हें देखकर, कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी। विवेक का गुस्सा उसकी मुसी हुई तेल मसालों से गंधाती साड़ी पर उतरा तो कविता को भी अफसोस हुआ कि मौका निकालकर कपड़े क्यों नहीं बदले। क्या करती वो भी। विवेक ने अचानक हड़बड़ाते हुए कहा, सुनो, बॉस का फ़ोन आया है, यहाँ पास ही किसी काम से आए हैं। घर आने को बोलने लगे तो मैंने हाँ कर दिया, तो फटाफट 5-10 मिनट में चाय पानी की तैयारी कर लो। सुनते ही वो रसोई में जुट गई। जब तक वहाँ से फुर्सत पाती बॉस पधार चुके थे। चाय नाश्ते के बाद गप्पाबाजी देर तक चली। वो चलने के लिए पहलू बदलने लगे तो शिष्टाचारवश कह दिया, खाने का समय हो गया, अब आप खाना खाकर ही जाइए। वो भी उनसे आग्रह कर बैठी, हाँ हाँ, खाना तो बन ही रहा है, खाकर जाइए। स्नेह भाव को नज़रअंदाज नहीं कर सके और तैयार हो गए। उसने तो बिना शिकन फटाफट खाना तैयार किया और खिलाया तो उन्होंने भी मन से खाया। इसमें गलत क्या हो गया। रसोई समेट कर वो कमरे में गई तो विवेक को कमरे की छत ताकते देख समझ गई कि अभी भी नाराज़ हैं। हमेशा की तरह अपने मान अभिमान की चिंता किए बिना वो बोली, अच्छा ये तो बताओ खाना कैसा था। खाने का क्या है कविता, तुम्हारी दुनिया तो बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने तो खाने के लिए औपचारिकतावश पूछ लिया, तुम तो उनके पीछे ही पड़ गई। मैं कैसे समझती कि आप औपचारिकता कर रहे हैं। समस्या यही है, तुम दुनियादारी नहीं समझती। ऐसा सादा खाना अपने बॉस को खिलाकर खुश होऊंगा क्या? क्या ठीक नहीं बना था? अब 5 स्टार जैसा तो था नहीं। उनका बड़प्पन था सो तुम्हारी तारीफ कर गए। कहकर उसने आंखें मूंद लीं, पर मन भटक रहा था। बॉस तो सीधे साधे, पर मेघा, वो घर आती तो सारी इज्जत धरी की धरी रह जाती। कहाँ घरेलू सीधी सादी कविता और कहाँ आत्मविश्वास से लबरेज मेघा। अगली बार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ही बुलाना होगा। कविता से कहना होगा, खाना काफ़ी नहीं, प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दें। आज स्टील के बर्तनों में खाना परोसा जाना अजीब लगा था। बोन चाइना का सेट है, पर वो बैठक के दीवान वाले बॉक्स में रखा है, उनके सामने निकाल ही ना पाए। और कविता जो ज़बरदस्ती खाना थाली में डालती है वो भी इरिटेटिंग है। सिल्वर जुबली पार्टी की हाई टी में एक ऑफिस कर्मी द्वारा मेघा को भरी हुई प्लेट पकड़ाने की चेष्टा को कैसे उसने अदा से नकारते, नो नो, आई विल हेल्प माई सेल्फ, बस थोड़ा सा ढोकला और केक का टुकड़ा अपनी प्लेट में डाला था। मेघा का ख्याल आते ही विचारों का कारवां अतीत की ओर मुड़ गया। जब पहली बार उसे देखा था तब वो आम सी लड़की लगी थी, इतना कैसे बदल गई। उसका पहनावा, चाल ढाल सब मॉडल जैसा हो गया है। बोलती तो तब भी आत्मविश्वास से ही थी। मेघा जी, लाइफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उसने संभल कर पूछा तो बिंदास बोली, मैं उड़ना चाहती हूँ, ऊंचा, खूब ऊंचा। आम औरतों सा जीवन मेरा सपना नहीं। उसके आत्मविश्वास से वो तत्काल प्रभावित हुआ। फिर सोचा, एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन एक सेल्स गर्ल का कैरियर ग्राफ आखिर कितना बढ़ेगा। हमेशा की तरह दुविधा के जाल में वो फंस गया। घर में मेघा को लेकर सबकी अपनी राय थी। अम्मा अब रिश्ता तय करने पर आमादा थीं, पर बुआ ने उसे चढ़ाते हुए कहा, लड़की बोल खूब लेती है पर दिखने में कुछ खास नहीं है। अपना विवेक तो हीरो है। मेरी मानो, एक बार पानागढ़ वाली भी देख लो। बुआ ने पानागढ़ वाली लड़की की बात उठाई तो अम्मा बोली, अरे नहीं जीजी, पक्के रंग की ज़रूर है पर फीचर्स अच्छे हैं। वो हमेशा की तरह कंफ्यूज था। उसका मन कह रहा था मेघा से पहले वाली लड़की ज़्यादा सुंदर थी और कैरियर भी अच्छा था, पर उसका घर नहीं ठीक लगा। अब उसे छोड़ इसके साथ रिश्ता समझौता जैसा ना हो जाए। उन 4-5 सालों में इफ़रात में लड़कियां देखी गई थीं। जमशेदपुर का कोई कोना नहीं छूटा था जहां उसके लिए लड़की ना देखी गई हो, पर वो कभी लड़की की शक्ल में खोट निकालता तो कभी बौद्धिक स्तर पर कम आंकता। कोई ज़्यादा बोलने वाली लगती तो कोई एकदम चुप। किसी की नौकरी का और समय अखड़ता तो किसी के पैकेज में कमी। सुंदर, सुशील, कामकाज में दक्ष और काबिज लड़की की आकांक्षा पाले अम्मा भी लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर अब थकने लगी थीं। नुक्ताचीनी और खोट निकालने में शह देने वाली बहनें भी अब शर्मिंदा होने लगी थीं। गाहे बगाहे अब खींचने भी लगी थीं। इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, ये ठप्पा भी लगता जा रहा था। अम्मा और बहनों ने मेघा के लिए उसका घेराव किया, पर मन की क्या कहें, जो कह रहा था क्या पता पानागढ़ वाली ज़्यादा अच्छी हो। आखिरकार वहाँ भी हो आया। बुआ की बताई पानागढ़ वाली लड़की गोरी तो थी, पर फीचर्स कोई खास नहीं थे। नौकरी भी मामूली थी। पूर्व में देखी कई लड़कियों से मेघा जरूर कमतर थी, पर पानागढ़ वाली से बेहतर थी।
ये सोचकर मेघा के लिए उसकी हाँ हो ही गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। पता चला उसका रिश्ता तय हो चुका है, उससे ज़्यादा अच्छे लड़के से। ज़्यादा भी लड़कियां नहीं देखनी चाहिए, औंधे मुँह गिरता है आदमी। आज 5 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जाने कौन हूर की तलाश है। कुछ ऐसी सुगबुगाहटें सुनाई देने लगी थीं। महीनों उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। मन ही मन वो घबराने लगा था। विगत में ठुकराई अच्छी लड़कियों को याद करके सर धुनने को मन होने लगा। उन्हीं दिनों अम्मा की एक सहेली जो इलाहाबाद से जमशेदपुर तबादले पर आई थी, उनका फ़ोन आया। बचपन की सहेली से सालों बाद बात करते हुए अम्मा ने दिल के छाले उन्हें दिखाए तो सहेली अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हुए बोली, जब इतने रिश्ते ठुकराए हैं तब एक और देख लो, न पसंद आए तो मना कर देना। अम्मा ने उससे बात की तो बढ़ती चर्बी और झड़ते बाल से आतंकित हो उसने झटपट हाँ कर दी। मंदिर में कविता को दिखाया गया। साधारण रूप रंग की सीधी सादी कविता को देख माँ और बहनों की आंखों में कोई चमक नहीं थी। कविता की बड़ी बहन ने कहा, कविता के लिए आप लोगों की हाँ हो तो भगवान का आशीर्वाद दिलवा दें। उसकी नज़रें भगवान की ओर उठी तो अपराध बोध से भर उठा। अनगिनत लड़कियों को बेदर्दी से न कहने वाला वो उस दिन ना नहीं कर पाया। अम्मा ने हंसकर कहा भी, इतनी जल्दी क्या है, घर जाकर बताते हैं। पर उसके ही मुंह से निकल पड़ा, जैसा आप बड़े समझें, मुझे आपत्ति नहीं। उसकी हामी भरते ही सभी बातों पर विराम लग गया। अम्मा बहनें बहुत खुश नहीं थीं। उनके सामने तमाम वो चेहरे घूम गए जिन्हें उन्होंने बड़े अरमान से उसके लिए ढूंढा था, पर ब्याह का संयोग उसके और कविता के मध्य आकर बैठ गया तो हाँ होनी ही थी। सबकी फीकी प्रतिक्रिया से मन में दंश सदा के लिए गड़ गया कि इतनी योग्य लड़कियों को मना करने का नतीजा है कविता। कविता की सादगी, उसकी परिवार परायणता, सेवा निष्ठा सब पूर्व में छोड़ी गई लड़कियों के अफसोस की भेंट चढ़ गई। करवटें बदलता विवेक बॉस की किस्मत पर रश्क कर रहा था कि मेघा जैसी पत्नी पाकर वो चैन की नींद सो रहे होंगे, पर वो नादान क्या जानता था कि उसके बॉस शुभम सक्सेना भी उसी की तरह बेचैनी से करवटें बदलते सोच रहे हैं। भला हुआ जो इससे पहले कविता ने उन्हें नहीं देखा, पर उन्होंने इसी कविता को देखा था। मुजफ्फरनगर की आर्या कॉलोनी में मालिक मकान स्वर्णलता आंटी के घर पर वो 2-4 दिनों के लिए आई थी। छत पर कभी कभार ही आती थी, तब गाहे बगाहे कमरे की खिड़की से उस पर नज़र पड़ जाती थी। एक दिन कविता छत पर कपड़े फैलाने आई तो माँ ने धीरे से कहा, शुभम, उस लड़की को ध्यान से देखना, लता की बड़ी बहन की बेटी है। आजकल की लड़कियों को देखते हुए बड़ी सीधी है, घर के कामों में दक्ष है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। कविता नाम है इसका। लता बता रही थी इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जो तुझे ठीक लगे तो बात चलाऊं। वो चेहूक पड़ा था। कौन, वो झल्ली सी? अरे बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो स्वर्णलता आंटी के सामने कम ही पड़ा और कविता के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। 2 साल बाद उसकी शादी का संयोग मेघा के साथ बैठा। आज उसे विवेक की किस्मत पर रश्क हो रहा था। बार बार कविता का कभी रोटी तो कभी सब्जी के लिए पूछना मन को टीस रहा था। काश उस वक्त कैरियर ओरिएंटेड फैशनेबल लड़कियों की आकांक्षा न पाली होती तो वो कविता के साथ सुकून भरे जीवन को जी रहा होता। काश इस 5 स्टार लग्जरी के बीच कोई ऐसी होती जो घरेलू होती, घर आने पर उसके सुख दुख बांटती, खाना परोसती, कुछ और लेंगे, कैसा बना है, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, सरीखे सामान्य से प्रश्न पूछती। विचारों की आंधी बड़े वेग से चल रही थी कि तभी अतीत और अफसोस का अंधड़ रुका और वर्तमान के रिमझिम फुहारों में वो भीग गया। लैपटॉप पर झुकी मेघा गुनगुना रही थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। उसकी गुनगुनाहट से सोच विचार के तंतु बिखर गए और वो मुस्कुरा उठा। यूं लगा मानो गीत के बोलों ने जीवन के फलसफे को समझा दिया हो। उसने आंखें मूंद लीं। मेघा की गुनगुनाहट अंतर मन में गहरे उतर रही थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इस एक पंक्ति के दोहराव ने मन की सारी उलझनें शांत कर दी थी। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक सुंदर सी कहानी मुकम्मल जहां। सही में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।